जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी अंतराल बुक के सेकंड चैप्टर यानी बिस्कोहर की माटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में ध्यान से अंतिम तक जुड़े रहें और एक एक प्रश्न का उत्तर देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं इसके एक एक प्रश्नों का उत्तर जान के। ठीक है, हमारे सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कोइयाँ किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई कुमुदनी के फूल को ही बिस्कोहर की ग्रामीण भाषा में कोइयाँ कहा जाता है। यह जल में उत्पन्न होने वाला एक सुंदर पुष्प है जो शरद ऋतु में गड्ढों और ताल तलैया में बहुतायत से खिलता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलता है। ठीक है, इसकी सुगंध जो होती है बहुत मनमोहक होती है और इसकी सफ़ेदी जो है वो आँखों को सुकून देने वाली होती है। इतना हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई माँ का दूध जो है दूध पीना बच्चे के लिए केवल पोषण प्राप्त करना नहीं बल्कि माँ के प्रति उसके अगाध प्रेम और जुड़ाव की अभिव्यक्ति होती है ना। इस प्रक्रिया में बच्चा जो है वो माँ की ममतामयी गोद, उसकी खुशबू और सुरक्षा के एहसास को गहराई से महसूस करता है जो उसके पूरे जीवन के संस्कारों और संबंधों का आधार बनता है। इतना हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे। अब हमारे सामने दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि जब विश्वनाथ का छोटा भाई पैदा हुआ तो उन्हें माँ का दूध पीना छोड़ना पड़ा। किनको? विश्वनाथ को। ठीक है, उसे माँ के दूध के स्थान पर गाय का दूध दिया जाने लगा। माँ की ममता और स्तन के स्पर्श से अचानक आई यह दूरी जो है उनके लिए एक प्रकार का अत्याचार जैसा था। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि भाई गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं? तो हम लिखेंगे कि भाई गर्मी और लू से बचने के लिए ग्रामीण इलाकों में कच्चे आम को भून करके या उबाल करके उसका पना पीना, ठीक है, ये एक बढ़िया जो है उपाय है और उसे शरीर पर मलना जो है ये सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्याज को जेब में रखना और शरीर को पूरी तरह ढक कर रखना भी लू से बचाता है। ठीक है, मैं इन पारंपरिक और वैज्ञानिक उपायों से पूरी तरह परिचित हूँ। इतना हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमसे पूछा गया है कि क्या आप इससे परिचित हैं, तो लिख देंगे हाँ भाई हम बिल्कुल परिचित हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि भाई लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना जो है वो बत्तख से की है। तो हम लिखेंगे कि जिस प्रकार बत्तख अपने अंडों को सेते समय उन्हें पंखों में छिपा कर रखती है और कोमल ममता के साथ उनकी सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहती है, उसी तरह एक माँ जो होती है वह भी अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचा करके अपनी ममता की छाया में रखती है। ठीक है, इसलिए लेखक ने क्या किया है, माँ की तुलना जो है वो बत्तख से किया है। अब हमारे सामने दोस्तों छठवां क्वेश्चन है कि बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि बिस्कोहर में बरसात का दृश्य जो है वो बहुत ही जीवंत होता है। जब बारिश होती है तो चारों ओर पानी भर जाता है और धरती की सौंधी खुशबू जो है वो हवा में घुल जाती है। बारिश के कारण घरों की दीवारें गिर जाती हैं और बिच्छू सांप अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, प्रकृति का यह रूप जितना आनंदमयी होता है उतना ही ये जनजीवन के लिए क्या होता है, चुनौतीपूर्ण भी बन जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत सारी समस्याएं भी लोगों के लिए होती हैं, है ना। इतना हम लोग लिखेंगे। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी देते हैं, दवा भी करते हैं, कैसे? तो हम लोग लिखेंगे कि भाई गाँव के परिवेश में फूल जो हैं वो केवल अपनी सुगंध और सुंदरता के लिए ही नहीं जाने जाते बल्कि उनमें औषधि यानी दवाओं वाले गुण भी होते हैं। जैसे नीम के फूल जो हैं वो लू और चेचक जैसी बीमारियों में राहत देते हैं। वहीं गुड़हल और अन्य फूलों का उपयोग अलग अलग शारीरिक कष्टों के उपचार हेतु जड़ी बूटियों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ग्रामीण जीवन में प्रकृति ही यानी नेचर ही क्या है दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा का साधन होती है। इतना हम लोग लिखेंगे। आठवां क्वेश्चन है कि भाई प्रकृति जो है दोस्तों वो सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति के बारे में बताओ, उनकी नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट करो। तो लिखेंगे कि भाई लेखक ने प्रकृति को केवल जड़ वस्तु नहीं बल्कि एक चेतना युक्त सजीव स्त्री के रूप में देखा है, क्योंकि लेखक ने कहा कि प्रकृति जो है वो सजीव नारी बन गई
अर्थात ये नेचर जो है उसको लेखक ने क्या माना है, एक सजीव स्त्री माना है। ठीक है, उनके लिए दोस्तों नारी का सौंदर्य और नेचर की सुंदरता जो है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, लेखक की मान्यता है कि प्रकृति के रंगों, गंधों और परिवर्तनों में नारी जैसी कोमलता होती है, लज्जा होती है और ममता जो है वो छिपी हुई होती है। ठीक है, इतना हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब हमारे सामने 9वां क्वेश्चन आ चुका है। तो 9वां क्वेश्चन को देखने से पहले यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप सभी के लिए एक एक चीज़ को तैयार करने में। अब यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध, मृत्यु का एहसास अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। यानी ऐसी कौन सी जो है स्मृति है जो लेखक को मृत्यु की याद दिला देती है, यानी लेखक को थोड़ा सा दुख महसूस होने लगता है, वो मृत्यु का स्मरण कर लेता है जब उस स्मृति यानी जब उस याद को याद करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि भाई लेखक को उस स्त्री की स्मृति है। किस स्त्री की? जिसे उन्होंने पहली बार बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा था। ठीक है, लेखक को उस स्त्री की स्मृति जो है उसी के साथ मृत्यु का बोध जो है वो अजीब तौर से जुड़ा मिलता है, क्योंकि भाई लेखक के लिए वह स्त्री जो है दोस्तों वो प्रकृति और संगीत की तरह बहुत सुंदर थी। ठीक है, लेखक को यह एहसास होता था कि भाई जीवन की हर सुंदर चीज़ एक न एक दिन खत्म हो जाती है और यही एहसास उन्हें मृत्यु का बोध कराता था। ठीक है, इस प्रश्न का हम इतना ही उत्तर लिखेंगे दोस्तों। यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।